नमस्कार साथियों, मैं चितरंजन तिवारी आप सबका इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय में आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं, यह एक थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह आपको अच्छा लगेगा और इस पार्ट्स में से क्वेश्चन एग्जाम्स पेपर्स में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का नामकरण, यानी कि राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कब कब हुआ। इनमें राजस्थान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग है उन शब्दों में प्रमुख नाम आता है राजपूताना का, नाम आता है इसमें राजस्थान का, नाम आता है इसमें रायथान का, नाम आता है इसमें रजवाड़ा, नाम आता है ब्रह्मवर्त और मरुकांतर। तो इन शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। इनका हम विस्तृत रूप से इस आज के इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो इनके बारे में तो हम डिटेल से वर्णन करने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लें कि जो ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग है, तो ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, और जो मरुकांतर शब्द है, इस मरुकांतर शब्द का प्रयोग रामायण, जो कि आपका एक आदि महाकाव्य है, जिसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी कृत रामायण में इस भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग मिलता है। ये हो गई आपकी ऐतिहासिक बातें, ये ऋग्वेद कालीन बात होगी और ये आदि महाकाव्य रामायण के समय की बात होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले राजपूताना के बारे में। जैसे ही राजपूताना का नाम आया, आप सबके दिमाग में एक व्यक्ति जिनका नाम आ जाता है, और वो व्यक्ति है मित्रों कौन? जॉर्ज थॉमस। तो राजपूताना का नाम आते ही नाम आ गया आपके दिमाग में, कौन? जॉर्ज थॉमस। इन जॉर्ज थॉमस के लिए कहा जाता है कि साहब यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ऐसा कहते हैं कि जो जॉर्ज थॉमस थे, ये आयरलैंड के रहने वाले थे। आयरलैंड के रहने वाले थे। राजपूताना में सर्वप्रथम शेखावाटी आए, और इनकी जो मृत्यु है बीकानेर में हुई। कहां पर हुई? बीकानेर में। तो निवासी कहां के हो गए? आयरलैंड के। सर्वप्रथम हमारे यहां इस भूभाग में कहां पर आए? शेखावाटी। और इनकी मृत्यु कहां हो गई? बीकानेर में। मित्रों, इनकी मृत्यु के बारे में कई जगह जब पढ़ा, थोड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। ऐसा कहते हैं कि ये जो राजपूताना में आए, तो ये आए कब? 1758 में। कब आए? 1758 में। ऐसा हमारी पुस्तकें लिखती हैं। और इनकी मृत्यु हो गई कहां? बीकानेर में। लेकिन कुछ अन्य जगह पढ़ते हैं तो इतिहासकारों में मतभेद मिलते हैं। वो ऐसा कहते हैं
कि साहब 1756 में तो इनका क्या हुआ था, जन्म। जब 1756 में जन्म हुआ है तो 2 साल के ही कैसे आ सकते हैं, लेकिन हमने बताया आपको कि विरोधाभास मिलता है और उन पुस्तकों में मिलता है कि ये 1798 में आए, 1798 में आए और उसके बाद ये 1802 तक यहां पर रहे। यानी कि ऐसा कहते हैं कि 22 फरवरी 1802 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु। और इस मृत्यु के बारे में विरोधाभास देखने को मिलता है कि जो इतिहासकार हैं इनको 22 फरवरी को जो मृत्यु बताते हैं वो बताते हैं बरहामपुर में, बरहामपुर। ये एक नई चीज हमें देखने को मिलती है कि बरहामपुर में साहब इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहते हैं ये कुछ समय तक राजा भी रहे, आपके हरियाणा में हिसार वगैरह, हांसी वगैरह, यहाँ के दुर्ग वुर्ग को इन्होंने जीत लिया था। और कुछ लोग ऐसा बताते हैं हमारे विद्वान साथी कि ये ग्वालियर राज ठिकाने में रहे। लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपको कि ग्वालियर राजघराने में जो रहे हैं वो रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड। तो मित्रों, ये इनकी एक सामान्य एक जीवनी या जानकारी हुई। अब हम बात करेंगे साहब इन्होंने इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इस बात को हम कैसे माने, तो मैं ये मिटा देता हूं एक बार। तो हमने कहा आपसे कि जो जॉर्ज थॉमस हैं, इन जॉर्ज थॉमस की बात करें तो इन्होंने 1800 ईस्वी में, जॉर्ज थॉमस ने कहा 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अब हम कैसे माने इस बात को, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो इन्हीं जॉर्ज थॉमस के एक मित्र हैं और उन मित्र का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। क्या है इनके मित्र का नाम, विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन भी राजपूताना आते हैं और विलियम फ्रैंकलिन इनके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो आपस में मुलाकात भी हो जाती है। जब मुलाकात होती रहती है, दोस्त है, सारी चीजें हैं, तो विलियम फ्रैंकलिन को इनकी यानी कि जॉर्ज थॉमस की क्या डायरी हाथ लग जाती है। विलियम फ्रैंकलिन को जॉर्ज थॉमस की क्या हाथ लग जाती है, डायरी। और इस डायरी में इनके अनछुए पहलू, सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है और ये इस डायरी में इनकी बातों को पढ़कर के इनसे और भी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जब ये इनसे प्रभावित हो जाते हैं तो फिर ये इनकी एक जीवनी लिखते हैं, ऐसा कह लीजिए, या एक पुस्तक लिखते हैं। और विलियम फ्रैंकलिन जो पुस्तक लिखते हैं उस पुस्तक का नाम है मिलिट्री, पुस्तक का नाम हो गया मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, क्योंकि ये एक सैनिक अधिकारी थे, सैनिक रंगरूट सिपाही बतौर थे, अधिकारी हो गए। तो मिलिट्री जो इनकी शासन के समय की जो यादें हैं जॉर्ज थॉमस की, उनके बारे में ये लिखते हैं। क्योंकि जॉर्ज थॉमस अपनी संपूर्ण जीवनी लिखते हैं और जीवनी में वो देखते हैं कि साहब
डायरी में लिखते हैं कि किस समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो इसी समय जॉर्ज थॉमस की इस डायरी में उन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो कब कर दिया ये कर दिया कब? 1800 ईस्वी में। लेकिन पता नहीं चल पाया अभी ये चीज सार्वजनिक कब होती है, इस चीज की नॉलेज सब लोगों को कब होती है, या सार्वजनिक कब होती है नॉलेज? ये जब सार्वजनिक होती है कि जब 1805 में विलियम फ्रैंकलिन पुस्तक लिखते हैं मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और ये क्लियर करते हैं कि मेरी नजर में तो मेरा मित्र जॉर्ज थॉमस ही पहला ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए, यानी कि जिसे वर्तमान में हम राजस्थान कहते हैं, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो ये इस बात के प्रमाण है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया। इस पुस्तक का जो एक तरीके से क्या बोले, विमोचन बोल रहे, इस पुस्तक का जो विमोचन किया वो किया लॉर्ड वेले जली ने। किसने किया? लॉर्ड वेले जली के द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया? विमोचन किया गया। तो ये कुछ बातें किसके बारे में थी? जॉर्ज थॉमस के बारे में। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे और आगे की राजपूताना शब्द का प्रयोग किस किसने किसके लिए किया है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको याद रहे कि इस भूभाग के लिए कब? 1832 में। 1832 में, और 1832 में मिलता है कि साहब गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने जब अजमेर में एजीजी का हेड ऑफिस कार्यालय जब स्थापित किया तो एजीजी के पद का नाम रखा एजीजी फॉर राजपूताना। हेड ऑफिस जब स्थापित किया तो एजीजी के पद का नाम एजीजी फॉर राजपूताना, फॉर या ऑफ जो भी प्रयुक्त हो आप देख लीजिएगा। तो यानी कि राजपूताना के लिए एजेंट टू गवर्नर जनरल। कुल मिलाकर के आप लोग देखें कि जब मराठा और पिंडारी जो हैं इनकी लूटपाट से परेशान होकर के जो रियासती राजा हैं, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जब समझौता करने की सोची, तब जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम रक्षा तो तुम्हारी कर लेंगे लेकिन व्यवस्थाएं हमारे तरीके से रहेंगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का जो हेड हुआ करता था वो तो होता था जीजी, बोले तो गवर्नर जनरल, और राजपूताने का जो हेड हुआ करता था वो होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और रियासतों में भी जो हेड हुआ करते थे वो हुआ करते थे पीए, और पीए बोले तो पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत में सबसे पहले रेजिडेंट बनकर के कौन आए? आप इसे ढूंढेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था है। और स्थिति वही है कि आज जिस तरीके से राष्ट्रपति जी की स्थिति है वो स्थिति गवर्नर जनरल की, भारत के हेड है, और आज जो राज्यपालों की स्थिति है वो एजीजी की स्थिति है क्योंकि स्टेट के हेड है। और आज जिस तरीके से आप बात करें साहब अपने जिलों में डीएम साहब होते हैं, इनकी जैसी स्थिति है कलेक्टर साहब की, ऐसी पॉलिटिकल एजेंट, ये सरकारी सिस्टम रहेगा।
और जो राजा हैं वो शासन करते रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही क्या था कि रियासती जो राजाओं हैं, तो रियासती राजाओं और एजीजी के मध्य संबंध स्थापित करना, इनके बीच एक तरीके से अपन बोलते हैं इंटरेक्शन करना कि आपस में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए बैठे हैं यहां पर। तो बीच की क्या हो गई कड़ी, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने यही तो कहा कि रियासती राजा आपको अच्छे शासन करना नहीं आता, तभी तो ये मराठा और पिंडारी आते हैं, आपको पीटते लूटते चले जाते हैं। तो इन्होंने यहां शासन व्यवस्था को सुनियंत्रित तरीके से चलाने के लिए इनकी स्थापना कर ली। खैर, इसकी चर्चा हम 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे बहुत डिटेल से करेंगे, आपको समझाने के लिए इतना आवश्यक था। तो पद का नाम रख दिया क्या, एजीजी फॉर राजपूताना, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, राजपूताना शब्द के प्रयोग की, राजपूताना शब्द के महत्व की। फिर बात करते हैं और आगे की। तो नेक्स्ट बात कि जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने अपनी प्रांतीय इकाई का जब गठन किया तो इसका नाम रखा राजपूताना प्रांतीय महासभा। तो जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने प्रांतीय इकाई का गठन किया तो नाम क्या रखा, राजपूताना प्रांतीय महासभा। अपना मूल काम है क्या कि कौन से शब्द पर स्ट्रेस चल रहा है, राजपूताना। तो इस समय भी इस भूभाग के लिए सब राजपूताना शब्द पर जोर है। तो हमने कहा कि विलियम बेंटिक की बात हुई, तो ये बात है क्या सही मायने में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में या ब्रिटिश शासनकाल में या मध्यकाल में या मुगल काल में। अब ये सारी चीजें या तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जब आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हो तो मध्यकाल का एक पार्ट है क्या, मुगल काल, पता है आपको। और मुगल काल में जहांगीर के समय एंट्री होगी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यानी कि मुगल काल के कुछ हिस्से में कौन रही, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में जब क्राउन का शासन लागू हो गया तो फिर वही ब्रिटिश शासन का। तो यानी कि इन बातों का मतलब एक तो नहीं है, लेकिन ये चीजें पैरेलल चली हैं कि मुगल काल में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन हुकूमत लागू हो गई, क्राउन का शासन काल, और मुगल काल मध्यकाल का एक हिस्सा है। तो इनका वही पार्ट जिस समय ये यहां पर रहे हैं, इस समय भी इस भूभाग के लिए मित्रों आपको याद रहे राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो एक चीज ये क्लियर होगी आपको। फिर और अगर हम बात करें तो आप लोग देखें कि जब मुगल काल की बात आ गई तो एक चीज और ध्यान रहे आपको कि जो मुगल इतिहासकार है, कौन है, मुगल इतिहासकार। आप लोग देख रहे हो, अभी आप हमारे राठ क्षेत्र में बात कर ले कि मुंडावर है, बहरोड है इस तरफ, और पूछ ले किसी लड़के से, अरे छोरा किनका से तू, कोई बूढ़े बड़े बाबा ना, बाबा मैं जाट्टा के हूं। दूसरे से पूछ लिया तू किनका से रे छोरा, बोलो बाबा मैं हीरा के हूं। तो जाट्टा के, हीरा के, बामणा के, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता था। तो ये जो मुगल इतिहासकार है, ये राजपूतों को, मुगल इतिहासकार राजपूतों को क्या कहा करते, राजपूता कहा करते। क्या कहा करते, राजपूता। संभवतः यही कारण रहा कि
अंग्रेज जो लोग हैं इन्होंने इस भूभाग को राजपूता से क्या कर दिया, राजपूताना, राजपूता से क्या कर दिया, राजपूताना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद छोटी सी बात और आगे की, तो इतनी बात आपको समझ में आएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम बात करते हैं एक घटना और घटित होती है, और वो घटना है मित्रों, स्क्रीनशॉट आसानी से ले लें आप, और वो घटना है कब की। वैसे तो हम आपको ये नोट्स जो हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखे हुए पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जो चीजें नोट करने की हैं, साथ साथ नोटबुक लेकर के जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसे नोट कर लें। अब एक घटना और वो घटना है मित्रों, आपको याद रहे 8 जनवरी सन 47 की। तो 8 जनवरी सन 1947 को जब देसी जो हमारी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों के राजाओं ने मिल करके कहां, जयपुर में, देसी रियासतों के राजाओं ने मिलकर के जयपुर में शिक्षा के केंद्र के रूप में बोले तो विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय की क्या की, स्थापना की। तो विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया, राजपूताना विश्वविद्यालय। क्या नाम रखा गया, राजपूताना विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ राजपूताना। तो वही स्ट्रेस कहां चल रहा है, राजपूताना पे। और इसी राजपूताना विश्वविद्यालय का नाम वर्तमान में क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय। और यह नाम परिवर्तित कर राजस्थान विश्वविद्यालय किया गया 1956 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह टीचर के एग्जाम में पूछा था 2008 वाले में, जो संस्कृत शिक्षा विभाग ने लिया था उस टाइम। तो आपको याद रहे ये जो कुछ बातें हैं ये किसके बारे में है, राजपूताना के बारे में है। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, और वो बात होगी कौन से शब्द की, राजस्थान शब्द की। ये मैं मिटा देता हूं। देखो जब राजस्थान शब्द की बात करें तो प्रश्न यही आता है आप सबसे पहले कि सब राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जिनके दिमाग में फोटो भी अगर देखी है तो एक भाई कैप हेड लगा रखे हो गोल वाली, और सब लंबी लंबी दाढ़ी वाले कोट पहने हुए कोई व्यक्ति, बोले तो कौन, कॉलोनेल लेफ्टिनेंट जेम्स टॉड, बोले तो कर्नल जेम्स टॉड। ये विचार आया आपके मन में कि ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। निश्चित रूप से इनका लेना देना तो है, लेकिन इसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि किसने कब कैसे प्रयोग किया है। तो आप लोग देखें, नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इस भूभाग के लिए कौन से शब्द के बारे में, राजस्थान। राजस्थान शब्द की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान शब्द के प्रयोग के लिए बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं। और पहली बात है कि 625 ईस्वी, 625 ईस्वी, इसी को विक्रम संवत में बदलें तो विक्रम संवत 682, और इसी को शक संवत में बदले तो साके 547। आपके लिए इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो आप इसमें देखें। बनाने के लिए वैसे कोई खास बात है नहीं इसमें, बहुत ज्यादा स्थिति, फिर भी चलो चलता चलता अपन देख लें थोड़ा सा इसको, नहीं आपको ये प्रॉब्लम करता रहेगा। आप लोग देख रहे हैं कि साहब सबसे पहले हो गया आपके विक्रम संवत, फिर हो गया आपके कौन, ईसवी संवत,
फिर हो गया आपके कौन साहब, शक संवत। फिर हो गया आपके कौन, गुप्त संवत। फिर हो गया आपके कौन, हर्ष संवत। और फिर हो गया आपके कौन, हिजरी संवत। ये कुछ बात कर ही ले चलो, थोड़ी थोड़ी सी बात कि हमने कहा कि ये 0 शुरुआत की बात करें, इससे पहले की जो स्थिति है वो कहलाती है बीसी। बीसी बिफोर क्राइस्ट, बोले तो ईसा पूर्व। क्या कहलाती है, ईसा पूर्व। और 57 ईसा पूर्व आप लोगों को याद रहे विक्रम संवत की शुरुआत हुई। इसके बाद की जो घटनाएं हैं वो कहलाती हैं एडी, एनो डोमिनी, या जिसे अपन डायरेक्ट ईसवी बोल देते हैं। तो ईसवी संवत के 78 वर्ष बाद यानी 78 ईस्वी को शक संवत की शुरुआत हुई। 319 ईस्वी को विक्रम संवत की शुरुआत हुई। 606 ईस्वी को हर्ष संवत की शुरुआत हुई। और 622 ईस्वी, डेट में यहां प्रॉब्लम मिलती है, कुछ पुस्तकें लिखती है 15 जुलाई, कुछ पुस्तकें लिखती हैं 17 जुलाई, और यहां तक कि कुछ 16 भी लिख देती हैं, जो भी है खैर आप याद रखें। लेकिन 622 ईस्वी को शुरुआत हुई किसकी, हिजरी संवत की। और कहते हैं कि इस दिन मोहम्मद पैगंबर साहब ने, मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं, इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा, मक्का से मदीना की यात्रा, जिसे आप बोलते हो हिज्र की यात्रा की, हज जिसे आप बोलते हैं, तो इस दिन शुरुआत होगी। हर्ष संवत की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है ये पुष्यभूति वर्धन वंश के, पुष्यभूति वर्धन वंश के किसने की, हर्षवर्धन ने। ये चीज आप क्लियर हो जाए। गुप्त संवत की जब शुरुआत की बात करें हम तो ये किसने की, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसकी शुरुआत की है किसने, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और जो आपके शक संवत है इसकी शुरुआत आपको याद रहे कुषाण वंश के कनिष्क ने। और ईस्वी संवत की बात करें तो जर्मनी के चार्ल्स थर्ड ने। और यहां करके प्रॉब्लम आ जाती है, यहां तक कि आपको याद रहे कि जैसा अपना जो ये कौन सा संवत है, शक संवत है, शक संवत के बारे में कनिष्क का ही मामला प्रमाणिक माना जाता है यहां। जबकि एक इतिहासकार हुए बुधिया, और बुधिया ने कहा कि उज्जैनी जो है इसके क्षत्रप थे चेस्टन। कहां के, उज्जैनी के क्षत्रप बोले तो शासक कौन थे, चेस्टन। इसने कुषाण वंश की शुरुआत की। लेकिन ये किसका मत है, बुधिया नामक, या बुधवा, बुधिया नहीं बुधवा है शायद, इसमें बुधिया है, बुधवा है, बुधवा, चलो जो भी मिले ठीक है। बाकी बुधवा नामक इतिहासकार ने बताया कि उज्जैन के क्षत्रप चेस्टन ने की। विक्रम संवत के बारे में बड़ी प्रॉब्लम मिलती है, कुछ पुस्तकें लिखती हैं कि साहब नेपाल के लिच्छवी राजा थे, जिनको हम बोलते हैं क्या, लिच्छवी राजा विक्रमादित्य। लिच्छवी राजा कौन थे, विक्रमादित्य। उन्होंने इसकी शुरुआत की, विक्रम संवत की। और उन्होंने जब विक्रम संवत की शुरुआत की तो अपनी संपूर्ण जो प्रजा है उसका ऋण चुका करके, स्वयं ने जो भी ऋण था, क्योंकि ऐसा बोलते कि सब नई चीज की या नए संवत की शुरुआत की जा रही है
तो कम से कम प्रजा का ऋण चुकाया जाए। ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्हें धर्मपाल या भूमि वर्मा भी कहा जाता था। और आप नाम सुने वो सिंहासन बत्तीसा विक्रम बेताल, वहीं से कुछ लेना देना इनका है कि ये राजा भर्तरी के भाई विक्रम ने चलाया। तो बहुत सारी बातें इसके बारे में, विक्रम संवत के बारे में मिलती है। खैर, इन चीजों को आप भारत के इतिहास में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको इतना याद होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे तो मैं लिख दूं कि ये राजा विक्रमादित्य, कौन है? राजा विक्रमादित्य, इनके शासनकाल में। पता चल गया आपको, सारी चीजें मैंने बोल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अपना मुख्य उद्देश्य इतना सा था इसमें से कि साहब ईसा से पूर्व की घटनाएं, बीसी बाद की घटनाएं एडी, अर्थात जब ये 0 है यानी कि ईसवी है, और ये क्या है? शक संवत है, और ये क्या है? दोबारा लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं, दिख नहीं रहा आप लोगों को। आप लोग देख लें, चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं मिटा दूं इसको। हाँ, एक चीज और देख लें आप, वर्तमान में गुप्त सम्मत और हर्त सम्मत प्रचलित नहीं है, प्रचलित नहीं है। अब आप देखें, इन तीनों की थोड़ी सी अपन बात करना चाह रहे हैं। तीनों की जो अपन बात कर रहे हैं वो आप लोग देख लें कि स्थिति क्या है। स्थिति है कि आपको क्लियर हो जाए पोजीशन, कि ये देख लें आप, ये हो गया आपके ईसवी सम्मत और ये हो गया आपके विक्रम सम्मत और ये हो गया आपके शक सम्मत। इसमें जब आप स्थिति देखेंगे कि जब ईसवी सम्मत की बात करें तो ईसवी सम्मत से 77 साल बड़ा है कौन? विक्रम सम्मत। यानी कि ईसवी सम्मत से विक्रम सम्मत पे जाना है तो प्लस क्या करना पड़ेगा? 57, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि ईसवी सम्मत से विक्रम सम्मत 57 साल बड़ा है। विक्रम सम्मत का जन्म ईसवी सम्मत से 57 वर्ष पूर्व हुआ है। यानी कि जब ईसवी सम्मत 100 साल का हो गया तो विक्रम सम्मत हो गया 157 का। समझ रहे आप? और जो शक सम्मत है इसके जो जन्म हुआ है ये ईसवी सम्मत के 78 साल बाद हुआ है। तो यानी कि ईसवी सम्मत से जब हमें आना है शक सम्मत पर, माइनस क्या करेंगे? 78, और शक सम्मत से ईसवी सम्मत पर जाना है तो प्लस क्या करेंगे? 78। वही बात है, क्योंकि शक सम्मत से 78 साल बड़ा ईसवी सम्मत। जब शक सम्मत दिया हुआ है ईसवी सम्मत निकालना है तो प्लस 78, और ईसवी सम्मत दिया हुआ है शक सम्मत निकालना है तो माइनस 78। ईसवी सम्मत से विक्रम सम्मत पर जाने के लिए 57, और यही ठीक कंडीशन विपरीत विक्रम सम्मत से जब ईसवी सम्मत निकालना है चूंकि छोटा है तो माइनस 57, और डायरेक्ट शक सम्मत से विक्रम सम्मत पे जाना है तो दोनों को जोड़ दो, 78 और 57, 135। कितना हो गया? 135। तो इस तरीके से कुछ अपन देखते हैं कि वर्तमान में ईसवी सम्मत चल रहा है कितना? 2020, और विक्रम सम्मत क्या हो गया कि 57 जोड़ना है साहब, तो 57 जोड़ दो, तो ये हो गए साहब आपके 7 और 5 और 2 भी 7, और ये 20 के 20। तो विक्रम सम्मत वर्तमान में कितना हो गया? क्लियर हो जाए पोजीशन आपको? 2077, ईसवी सम्मत 2020, और जब शक सम्मत निकालना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा? 78। तो माइनस 78 करेंगे तो आप लोग देख ले कितने हो गए? 2, और 12 में से 8 गए तो कितने हो गए साहब? 4, और ये 9, और ये 1। शक सम्मत कितना हो गया वर्तमान में? 1942। हम बात कर रहे हैं इसकी कि जब विक्रम सम्मत कितना है, सॉरी ईसवी सम्मत कितना है? 625 ईसवी। तो विक्रम सम्मत आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना? 682, और शक सम्मत 78 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 547। तो 625 ईसवी विक्रम सम्मत 682, साके 547 की बात है। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि वर्तमान में साके है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2006-07 में पूछा गया। उसके ठीक बाद ये 2010-11 के आसपास राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया है कि वर्तमान में साके है, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, आप निकाल लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के कि क्या साके है क्या नहीं है। तो आप स्थिति देखें कि साहब ये 625 ईस्वी विक्रम संवत 682 साके 547, और यहां जो कोई स्थान है ये इस समय की बात है, और ये जो स्थान है ये स्थान है सिरोही, और इस सिरोही जिले में एक जगह है बसंतगढ़, और बसंतगढ़ में एक माता का मंदिर है खीमल माता, खीमल माता, या कुछ पुस्तकें इन्हें लिख देती हैं खेमल माता, खेमल माता। तो खीमल माता या खेमल माता, ये खीमल माता ही ठीक है, एकदम राइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ लिया गया है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मुझे आ रहा है ये जो एलए से होता है ये पशुधन सहायक वाला पेपर, इसमें इसको पूछा गया है, या फिर एग्रीकल्चर वाला यही होता है एलए से, हाँ इसी में पूछा गया। एग्रीकल्चर वाला होता है ना ये, जिसमें ये आपके पशु, हाँ यही होगा। तो खीमल माता का जो मंदिर है इसमें पाया गया है क्या, एक शिलालेख। क्या पाया गया है, शिलालेख, और उस शिलालेख को हमने बोल दिया बसंतगढ़ शिलालेख। तो सिरोही जिले के बसंतगढ़ स्थित खीमल माता या खेमल माता के मंदिर में पाए गए शिलालेख, जिसे हम बसंतगढ़ शिलालेख कहते हैं, जो शिलालेख चावड़ा वंश या चावंडा वंश के नरेश हैं, और उनका नाम है, शासक का नाम वर्मलात। इन वर्मलात के शासन काल का है। किनके शासन काल का है, वर्मलात के शासन काल का है ये जो शिलालेख है। इस शिलालेख में इस भूभाग के लिए जो शब्द उत्कीर्ण है वो शब्द उत्कीर्ण है राजस्थानी यादित्य। कौन सा शब्द उत्कीर्ण है, राजस्थानी। तो यहां पर बसंतगढ़ में जो हमें ये शिलालेख मिला है, शिलालेख यानी शिला पर लिखा गया लेख, उसमें क्या लिखा मिला है कि साहब ये विक्रम संवत 682 का है, और इस पर लिखा हुआ है चावड़ा वंश के नरेश वर्मलात का उल्लेख है, और इस शिलालेख में राजस्थानी यादित्य शब्द भी लिखा हुआ है। तो इस भूभाग में जिस शब्द का प्रयोग है वो शब्द है राजस्थानी यादित्य, आपको याद रहना चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में क्या स्थिति है। बसंतगढ़ प्रशस्ति कह लीजिए इसे आप, इसमें कहीं कैसी भी कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इसमें होगी नहीं। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं तो बात आती है साहब कब की, दूसरी बात आती है 1665 ईस्वी की। और 1665 ईस्वी में जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति का नाम है मोहनौत नैणसी, और मोहनौत नैणसी लिखते हैं नैणसीरी ख्यात। क्या लिखते हैं, नैणसीरी ख्यात, या इसको बोल देते हैं मोहनौत नैणसीरी ख्यात, या इसको बोल देते हैं मूता नैणसीरी ख्यात। तो आप लोग देख रहे हैं कि मोहनौत नैणसी और मोहनौत नैणसी पुस्तक लिखते हैं नैणसीरी ख्यात। एक पुस्तक और लिखते हैं ये दूसरी, और वो पुस्तक है मारवाड़ा परगनारी विगत। ये जो मारवाड़ा परगनारी विगत है इनकी एक अन्य पुस्तक, इस पुस्तक में पहली बार व्यवस्थित ढंग से मारवाड़ बोले तो जोधपुर राज्य की व्यवस्थित ढंग से जनगणना की गई है। व्यवस्थित ढंग से क्या की गई है, जनगणना की गई है। एक सरकारी वो है ये
गजट कह लीजिए। इसीलिए इस मारवाड़ा परगनारी विगत को आप लोगों को याद रहे, क्या बोलते हैं? राजपूताने का गजेटिया। क्या बोल देते हैं? राजपूताने का गजेटिया। और ये जो मुहणोत नैनसीरी ख्यात है, जिसमें मुहणोत नैनसी ने इस भूभाग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। इस नैनसीरी ख्यात को बोलते हैं राजपूताने का। बिल्कुल गलत सोच रहे काफी लोग आप में से, अबुल फजल नहीं, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या बोलते हैं? राजपूताने का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। और जो मुहणोत नैनसी हैं, इन्हें हम बोलते हैं राजपूताने का अबुल फजल। क्या बोलते हैं? राजपूताने का अबुल फजल। और इनको राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा? इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने। तो आप लोगों को याद रहे कि जो मुहणोत नैनसी हैं, इनको राजपूताने के अबुल फजल की संज्ञा किसने दी? इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने। और ये जो इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद हैं, इनके बारे में बात करें तो कभी डिटेल से फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो आप मुझे बता दें। तो ये चीज हो गई कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले था इसमें बसंतगढ़ शिलालेख में, दूसरा मुहणोत नैनसी की नैनसीरी ख्यात में, और फिर तीसरी जो बात आती है वो आती है 1829 की कर्नल जेम्स टॉड की। किसकी आती है? कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में थोड़ा सा आप लोग सुन लें, या फिर इसको हल्का सा रिपीट देख लेते हैं कि हमने शुरुआत से बात की, कब कब क्या क्या स्थिति, इन सब के बारे में बात हो गई कि बसंतगढ़ शिलालेख की बात हो गई, आपको याद रहे कि अखिल भारतीय देश राज्य लोक परिषद की बात हो गई, आपके और भी बहुत सारी बात है। एक चीज और, हालांकि इसको मुझे बाद में बताना चाहिए, लेकिन क्या पता बाद में दिमाग में नहीं आए, कि कर्नल जेम्स टॉड की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन यह बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो। लेकिन क्या पता वो बात मैं भूल जाऊं कि इस भूभाग के लिए 1917 में, इसी भूभाग के लिए कब 1900, ऊपर लिख दूं, चलो यही लिख देता हूं, इस भूभाग के लिए 1917 में किसने? नाम सुना आपने, खूब डिटेल से पढ़ेंगे, बिजौलिया किसान आंदोलन। और बिजौलिया किसान आंदोलन के जनक कहलाते कौन? विजय सिंह पथिक। वही विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह, जिनकी माता का नाम कमल कंवर, पिता का नाम हमीर सिंह गुर्जर। तो ये विजय सिंह, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव में, इन विजय सिंह पथिक के जब किसान आंदोलनों के समय जो लोकगीत गाए जाते थे, क्या गाए जाते थे? लोकगीत। इन लोकगीतों में आपको याद रहे, इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग है। कौन से शब्द का प्रयोग है? राजस्थान शब्द का। तो ये चीज भी आपको याद रहे कि 1917 में बिजौलिया किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक ने लोकगीतों में इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, या लोकगीतों में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी बच्चों, उसमें हम बहुत अच्छे से कर्नल जेम्स टॉड के बारे में बात करने वाले हैं,
बहुत अच्छे से कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग और नई बातें उसमें देखने को मिलेंगी। आप लोगों को यदि हमारी ये चीजें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम।